हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस प्रकाश क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये फिजिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 के लिए, इलेक्ट्रिक करंट, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम तो ऑलरेडी जानते हैं, हम अपने एवरीडे लाइफ में देख सकते हैं। जैसे आप अपने रूम में देख रहे होगे, जो भी एलईडी बल्ब है या ट्यूबलाइट है या जैसा भी बल्ब हो, वो इलेक्ट्रिसिटी से ही हमारा लाइट दे पा रहा है। फैन है, इलेक्ट्रिसिटी से ही पे ही वो काम करेगा। रेफ्रिजरेटर, कूलर, एयर कंडीशन, ट्रेन हो गया, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें इंडस्ट्री में सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम करती है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें। अब तो इलेक्ट्रिक कार का ज़माना आ रहा है, फ्यूचर ही इलेक्ट्रिक कार का है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। इलेक्ट्रिक बाइक भी है, इलेक्ट्रिक स्कूटर, सारे के सारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप अपने एवरीडे लाइफ में दे सकते हो। डैट मीन्स ये जो हमारा पोर्शन है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर एवरीडे लाइफ, इसे बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चूँकि हमें चैप्टर में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो भाई मेरे इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए एक बेसिक टर्म है जिसे हमें समझना होगा, और वो है क्या है, तो वो है चार्ज। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि चार्ज क्या होता है ना। तो अधिकतर लोग क्या होता है ना, बहुत सारा बच्चा ये होता है कि चार्ज जानता है क्या होता है क्या नहीं होता, बहुत अच्छे से भली भांति जानता है, लेकिन अगर चार्ज को डिफाइन करने के बारे में आए तो फिर कुछ नहीं बोल पाता है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम की बात है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई चार्ज क्या होता है, थोड़ा डिफाइन करेंगे। हाँ, हो सकता है बहुत सारे ये बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें चार्ज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, तो कोई बात नहीं भाई, 5 मिनट आप बर्दाश्त कर लो। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो पढ़ने में जो उतने अच्छे से जानकारी नहीं रखते हैं, और वो जान जाएंगे वो भी। उसके बाद आप लोग सब साथ में अच्छे से पढ़ सकते हो मिलजुल कर। तो आगे बढ़ते हैं। हम क्या देख रहे थे चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या होता है, तो चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एनी मैटर। चार्ज क्या है, एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ड्यू टू विच दिस ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ सर्टेन टाइप ऑफ फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब बात हुआ कि भाई ये आपने क्या बोल दिया। तो चार्ज क्या है, एक तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आ गया है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ, चार्ज आ गया। तो चार्ज आ गया तो अगर इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो भी ये क्या करेगा, एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तब भी ये एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। या फिर दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए तो भी एक तरह का ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब हुआ कि भाई ये तो हमको समझ में नहीं आया। तो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, इससे पहले कुछ और बातें हम देख लेते हैं, है ना। उसके बाद हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो चार्ज के बारे में ये तो बात हो गई। अब इस पर हम फिर से लौटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चार्ज बेसिकली होते हैं 2 टाइप। क्या होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है ना। एक पॉजिटिव हुआ तो दूसरा हमारा क्या हुआ, निगेटिव हुआ। तो बस 2 ही टाइप के होते हैं दुनिया में चार्ज। तीसरा टाइप का कोई दुनिया में चार्ज नहीं पाया जाता। अब पॉजिटिव की चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये आप 9th क्लास में भली बात ही जान गए होगे, अच्छे से जान गए होगे, है ना। लेकिन अगर बाय द वे नहीं ध्यान में है, भूल गए हो या नहीं पढ़े हो, तो एक रफ डायग्राम यहाँ पे हम लोग दिमाग में इमेज बनाते हैं। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ। तो 9th क्लास में आप पढ़े हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम अपने एवरीडे लाइफ में नॉर्मली तौर पे जो देखते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एवरीडे लाइफ में जो भी हम अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो क्या होता है, सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल क्यों होते हैं, क्योंकि जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या होते हैं, इस पर निगेटिव चार्ज होते हैं। डेट मीन्स व्हाट। अब बात ये पॉजिटिव निगेटिव कहाँ से आ गई भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट है ये किस चीज़ से बना होगा, जैसी बात है एटम से बना होगा। अब एटम में हम जानते हैं कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। वो क्या क्या हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो वो हमारे जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो हमारे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही होते हैं ना 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो न्यूट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं ना, कि न्यूट्रॉन को भाई साइड में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इस पर कोई चार्ज होता नहीं है, तो हमारे चैप्टर से इसका कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक, तो इसे हम साइड में लेकर चलते हैं। बाकी बात रहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो आप पढ़े होगे एटम में, एटम चैप्टर में, कि न्यूक्लियस में होते हैं भाई पॉजिटिव चार्ज। क्यों, ड्यू टू प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। चूंकि कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, डेट मीन्स जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन है, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज है ना, इसलिए क्या हमारा न्यूट्रल है। लेकिन अगर किसी कारणवश इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इससे क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए,
तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। या आप किसी रीजन से अगर इस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाए तो नेगेटिव चार्ज होगा। अब बोलोगे वेट, ये आप क्या बोल दिए, हमको समझ में नहीं आया भाई, हमको फिर से समझाओ। आप दिमाग में ऐसा आया होगा कि मुझे तो ये अच्छे से समझ में नहीं आया। तो चलिए कोई बात नहीं, हम पहले ब्लैंक पेज ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज दैट ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के केस में इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में 50 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, इस पे हम इस ऑब्जेक्ट में हमारे 50 इलेक्ट्रॉन है और 50 हमारे क्या है, न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन है। तो 50 हमारे इलेक्ट्रॉन है और 50 हमारे क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखने में ज़्यादा बन नहीं पा रहा है, तो इसलिए थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लेना। तो हम क्या देख रहे हैं कि 50 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन है। हाँ, हम 50 बोल रहे थे, ऐसा नहीं है गिनती करके 50 इसमें डाला हुआ है। 50 का 50 नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। 50 मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बार बार हम 50 बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले, बार बार 50 बिलियंस ऑफ प्रोटॉन बोले, ये अच्छा लगेगा नहीं। तो जब भी हम 50 बोले या 50 बोले तो आप मन में एज्यूम कर लेना कि भाई हम 50 मिलियन या बिलियन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 50 इलेक्ट्रॉन है और 50 प्रोटॉन है। अब किसी कारणवश क्या हुआ कि इससे 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। क्या हुए, हमारे 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकल गए। जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो क्या होगा, तो हम क्या पाएंगे कि जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो प्रोटॉन तो भाई 50 के 50 है। अगर बाई द प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज की अगर बाई द बात करें तो 50 के 50 है। कैसे, तो इसे हम लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया 50 है, इसको मन करेगा तो हम लिख सकते हैं 40 + 10, आराम से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन तो भाई निकला नहीं है ना, जब भी निकलता है तो इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। तो ये क्या हुआ, हम इसे लिख सकते हैं 40 और प्लस में हम यहाँ पे हो गया हमारा 10, तो 40 + 10। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बाई तो बात करें तो इलेक्ट्रॉन 50 था, 10 तो निकल गया, तो बचा कितना, 40। तो इलेक्ट्रॉन होगा जो निगेटिवली चार्ज हैं वो कितने इसमें बचे, जाहिर सी बात है 40। अब ये 40 इलेक्ट्रॉन इस 14 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा, दोनों भाई साथ में मिल जाएगा। अरे भाई 40 अगर भाई तो किसी गांव में मेल रहे और 40 फीमेल रहे तो जाहिर सी बात है सुखी संपन्न ये रह जाएगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, है ना। बाकी ये बचे कौन, गांव को बदनाम करने वाले, ये 10। तो 10 ये पॉजिटिव चार्ज है, 10 क्या हमारे ये पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ये 10 पॉजिटिव चार्ज है, डेट मीन्स व्हाट कि इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, है ना। ये कौन सा चार्ज हुआ, इसमें पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक उसी तरह से हम एक बार और एज्यूम करते हैं। सपोज दैट सेकेंड केस में 10 इलेक्ट्रॉन इस पे एक्सेस आ गए। जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन इस पे एक्सेस आ गए तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन 50 का 50 ही रहा था। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का ये हुआ कि इस पे 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा तो ये 50-50 को न्यूट्रलाइज कर देगा और 10 इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा है ना। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो इस पे चार्ज आ जाएगा निगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो निगेटिवली चार्ज हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, ये होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की कोई भागीदारी नहीं होती। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो जाहिर सी बात है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यानी कि हम बहुत आराम से इस बात को हम देख सकते हैं। क्या देखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। अगर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकल चुका है कुछ हद तक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक अब आपको चार्ज के बारे में कुछ बेसिक फंडा क्लियर होगा। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। जो चार्ज होता है हम देख चुके हैं कि बस 2 ही टाइप होते हैं, है ना, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। उसमें भी क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। डेट मीन्स लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि अगर एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। अगर एक निगेटिव है और दूसरा भी निगेटिव है तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा हमारा क्या है, निगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, है ना। ये बस बेसिक सा फंडा है कि पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव रिपेल करेगा, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा।
है ना। ये फंडा ना दुनिया मतलब लाइफ में हर जगह मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बाय द वे क्या बोला जाता है, एक अमीर है तो दूसरे अमीर को रिपेल करेगा, है ना। एक गरीब है एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं ना एक दूसरे की। लेकिन एक गरीब है एक अमीर है तो दोनों को काम पड़ेगा एक दूसरे से, तो इसलिए अट्रैक्ट होगा। खैर ये तो थोड़ा अजीब टाइप का एग्जाम्पल हो गया, हम थोड़ा सा अच्छा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप बेसिक फंडा और भी देखो, जैसे मैग्नेट में आप देखे होगे, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आप बचपन में पढ़े होगे कि अगर बाय द वे एक नॉर्थ पोल है और दूसरा भी नॉर्थ पोल है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, दूसरे को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। लेकिन अगर बाय द वे एक नॉर्थ पोल है ना, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है, तो क्या करेगा, इस बार अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इन केस अगर बाय द वे एक साउथ पोल है और दूसरा भी साउथ पोल है, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। तो ये बेसिक सा फंडा है कि यहाँ पे भी लाइक पोल रिपेल इच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर। नॉर्थ पोल रिपेल, साउथ पोल एक दूसरे को ढकेलेगा, रिपेल करेगा, है ना। लेकिन अगर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है तो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। हम अपने लाइफ में बेसिक फंडा देखते हैं। अरे भाई कोई मेल है ना, कोई मेल है, लड़का है ना, बॉय है, और दूसरा एक मेल है, तो क्या करेगा यार, उतना अट्रैक्शन होता नहीं है, एक दूसरे को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, है ना। लेकिन और एक अगर बाय द वे एक लड़की है और दूसरी भी लड़की रही, यानी कि एक फीमेल है और दूसरी भी फीमेल रही, तो भी कुछ खास अट्रैक्शन नहीं रहता है, एक दूसरे को क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। डेट मीन्स उतना कुछ खास अट्रैक्शन नहीं रहता है। लेकिन अगर बाय द वे एक मेल है ना, एक लड़का है एक लड़की है, तो उस केस में क्या होगा, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बना रहेगा, है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। खैर ये समझने वाली बातें, इसे ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले लड़का लड़की सभी लोग हैं, तो ज़्यादा इसे दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ कुछ बेसिक से बातें कि भाई लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। अब आप बोलोगे वेट, इतना सारा भाषण दे दिया चार्ज के बारे में, है ना, कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे निगेटिव होता है ना, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिए। और शुरू में जो बताए थे, क्या बताए थे कि चार्ज का जो डिफिनीशन बताए थे वो भाई हमको समझ में नहीं आया। तो चलो कोई बात नहीं, अब हम समझते हैं, अब हम लोग समझने लायक हो गए। हम क्या बोले थे कि चार्ज क्या है, एक तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना। चार्ज क्या है, एक तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिसके कारण वो क्या होगा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला जाता है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अब बोलोगे वेट अभी भी समझ में नहीं आया, तो चलिए अच्छे से समझते हैं। चार्ज क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे सपोज चार्ज है, तो जैसे ही इस पे चार्ज होगा, सपोज दैट हम इस पे एज्यूम करते हैं कि इस पे चार्ज है हमारा पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है हमारा, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे इस पे चार्ज आया, अगर इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट मींस एक और ऑब्जेक्ट है, जिस एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जाहिर सी बात है, ये क्या है, पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। हाँ, अगर यहाँ पे निगेटिव ऑब्जेक्ट, निगेटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट रहता तो अट्रैक्ट करता। तो क्या हुआ, दोनों चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस किया, है ना। वो डिपेंड करता है भाई इनके नेचर के ऊपर, है ना, कि इसका अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा, लेकिन फोर्स तो एक्सपीरियंस किए, तो क्या हुआ, यही चार्ज हुआ। तो चार्ज को हम बोल सकते हैं कि चार्ज क्या है, तो एक तरह का फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब बोलेगे वेट, आप तो शुरू में डिफिनेशन में बोल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो वो क्या हुआ, तो वो उसमें क्या बोला जा रहा है, हम क्या बोलते हैं कि वो हायर एजुकेशन में जब हम जाएंगे तो समझ में आएगा। दरअसल बात ये है कि सिर्फ जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तभी एक्सपीरियंस फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। कोई मैग्नेटिक फील्ड भी रहा तो उस केस में मैग्नेट में, यानी मैग्नेट के इर्द गिर्द अगर रहा तो उस केस में भी क्या करेगा, ये एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। या फिर दोनों फील्ड रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहे और मैग्नेटिक फील्ड भी रहे, तो उस केस में भी एक तरह का ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या है कि ये रेस्ट में नहीं होना चाहिए, मोशन में रहेगा तभी एक्सपीरियंस करेगा, है ना। ये चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, रेस्ट में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई मतलब इस पे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन अगर ये मोशन में रहा तो एक्सपीरियंस होगा। तो खैर अब इस क्या बोला जाता है डिस्कशन को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। एट लास्ट यही हम बोलेंगे कि चार्ज क्या होता है, तो चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट experiences
अ सर्टेन टाइप ऑफ फोर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि अब हम लोग चार्ज देख लिए तो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी हम लोग देख लिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमें समझने के लिए वह है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हमें इन दोनों को समझना होगा, है ना। चूंकि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो भाई कंडक्टर और बिना इंसुलेटर के तो समझ नहीं पाएंगे। तो कंडक्टर क्या होता है, तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है, आई थिंक आप लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हो तो अब जानो। कंडक्टर क्या होता है, वैसा ऑब्जेक्ट जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करने दे, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक छोर पे इलेक्ट्रिक करंट दे तो दूसरे छोर पे भी ये पास कर दे, वो क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। अब दिमाग में आप एग्जाम्पल देखो तो क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर, तांबा, है ना, क्या करेगा, तांबा को एक छोर पे करंट दो दूसरे छोर से पास कर देगा, है ना। लोहा है ना, एल्युमिनियम है, बेसिकली कोई भी अगर बाय द वे हम मेटल लेंगे तो क्या होता है, गुड कंडक्टर होते हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करने देते हैं अपने थ्रू। और एग्जाम्पल बताइए आप बोलोगे तो भाई रेन वाटर भी क्या करेगा, अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करने देगा। हाँ, प्योर वाटर नहीं पास करने देगा, है ना, डिस्टिल वाटर पास नहीं करने देगा, लेकिन वही वाटर में अगर प्योर वाटर में एसिड बेस साल्ट कुछ भी अगर मिला दोगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट पास करने देगा। और एग्जाम्पल कंडक्टर का जूस, है ना, लेमन जूस, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा। और बताइए एग्जाम्पल हमारा ह्यूमन बॉडी, ऑफ कोर्स हमारा ह्यूमन बॉडी भी क्या है, कंडक्टर है, अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करने देता है भाई, तभी तो करंट का झटका लगता है हमें, है ना। तो हमारा ह्यूमन बॉडी भी एक तरह का कंडक्टर है। और बताओ हरा बांस या हरा पेड़ पौधा वो भी क्या है, कंडक्टर ही होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारे के सारे कंडक्टर है। बेसिकली बात ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करने देते हैं, है ना, वो क्या कहलाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे। अब भाई कंडक्टर है तो ये इलेक्ट्रिक करंट पास क्यों करने देगा, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिसके पास भी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर फ्री चार्ज हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, मतलब कंडक्टर कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रिक करंट पास करने देते हैं, है ना। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए क्या करेंगे, अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करने देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रबर, है ना, रबर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, प्लास्टिक नहीं होगा, अपने अगल बगल देखो यार, लकड़ी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करने देगा, स्टोन अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करने देगा। कोई सूखा हुआ लकड़ी रहना चाहिए, हरा लकड़ी कंडक्टर का रह जाएगा, है ना, अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करने देता है, लेकिन सूखा हुआ लकड़ी पास नहीं करने देगा, है ना। तो कपड़ा हो गया, ये भी इलेक्ट्रिक करंट अपने थ्रू पास नहीं करने देगा। तो ये सारे के सारे इंसुलेटर है। अब इंसुलेटर अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास क्यों नहीं करने देगा, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, है ना। आई थिंक ये बात समझ में आपको आ गई होगी, नहीं भी समझ में आएगी तो आगे जाकर हम लोग क्लियर कर लेंगे, उसके लिए आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अब यहाँ पे आप पिक में देख सकते हो, यहाँ पे कंडक्टर इंसुलेटर के एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कोई वायर है और वायर के बीच में जो कॉपर होता है, वायर के बीच में ये जो कॉपर आप देख रहे हो ये क्या है, कंडक्टर है ना। अब इससे झटका लगने से बचने के लिए इसे कवर किया जाता है प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक क्या हो गया, इंसुलेटर हुआ, क्योंकि प्लास्टिक के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, है ना। उसी तरह से ये एक 3 पिन प्लग है। तो 3 पिन प्लग में हम क्या देखेंगे बेसिकली कि ये जो पिन है ये मेटल है ना, कंडक्टर है भाई, इसका इसलिए तो लगाया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट ये पास करने दे हो जाए, है ना। और पीछे वाला जो प्लास्टिक का जो कवर है ये क्या है, ये हमारा इंसुलेटर है ना, ताकि इसे अगर बाय द वे हम छुएं तो हमें झटका न लगे। तो ये बेसिकली कुछ बेसिक फंडा हुआ कंडक्टर एंड इंसुलेटर का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर बाय द वे हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी के, तो इलेक्ट्रिसिटी ना 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा जाता है 2 पार्ट में क्लासिफाई हम कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। वो क्या है, तो पहला हमारा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमें 10th क्लास में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें जानना चाहिए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, वैसा इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज स्टैटिक पोजीशन में हो, स्थिर हो, वो बहे नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करे, वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कुछ देर पहले जो हम लोग पढ़े थे कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये क्या है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत नॉर्मली तौर पे हम पढ़ते हैं जिसमें चार्ज जो होता है वो मोशन में नहीं रहता है, रेस्ट में रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब हम क्या करेंगे, जैसे आप अपने बाल में अगर बाय द वे
आप पेन है ना, आप पेन को बाल में रब करो और रब करने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाओ, तो क्या होता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है, पेन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो वो सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमें पढ़ना रहेगा, है ना। और एग्जाम्पल चलो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या किए, कोई ग्लास रड है ना, कोई क्या है हमारा ग्लास रड है, अगर इसे सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाए इस ग्लास रड को, तो ये ग्लास रड है जो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और सिल्क क्लॉथ निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर दूसरा भी ग्लास रड को इसी तरह से रब किया जाए तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। उसी तरह से वो एक इबोनाइट का हम रड लेते हैं, क्या करते हैं, एक इबोनाइट का रड लेते हैं और इसे हम क्या करेंगे, रब करेंगे कैट के फर के साथ, बिल्ली का जो खाल होता है ना, वो क्या बोला जाता है, रोमा टाइप, तो उसके साथ अगर हम रब करेंगे तो उस केस में जो इबोनाइट का रड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जो कैट फर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं, खैर इस पे हमें ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे ये सिलेबस में है नहीं, बस हम ये जानकारी के लिए बता दिए। अगर इस पे हमें ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है नहीं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हाँ, आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है, तो ये सब बात की बात है। हमें क्या पढ़ना है 10th क्लास में, तो 10th क्लास में हमें पढ़ना है करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, है ना। तो इस चैप्टर में जो भी हम देखेंगे वो हम देखेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो चलिए अब शुरू करते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी को शुरू करते हैं, तो इसमें जो हमारा सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें समझना पड़ेगा ना कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाता है, तो ध्यान दीजिएगा, इस पहले हम इस डिफिनेशन को देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit of positive charge from infinite to that point। अब बोलोगे वेट समझ में नहीं आया यार, ये क्या बोल दिया, चलो समझते हैं। हम क्या करें कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, हम क्या किए, हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब का मतलब क्या हुआ, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ भाई 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमें एज्यूम कर रहा है ना, 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करता है, ठीक है। तो एक यूनिट हम पॉजिटिव चार्ज लिए, अब इसे हम एज्यूम कर रहे हैं ये कहाँ है भाई मेरे, तो ये है इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट मतलब चांद पे नहीं चला जाना है या मंगल ग्रह पे नहीं जाना है ना, मंगलयान के पास, वहाँ पे हमें नहीं जाना है ना, वो नासा और इसरो को देखने दो। तो ये जो हमारा है ये इनफाइनाइट पे है, डेट मीन्स अननोन पोजिशन पे, हमको नहीं पता है भाई, थोड़ा दूर है, हमको नहीं पता है कहाँ पे। तो इनफाइनाइट से अब ये मूव किया और एक खास पॉइंट तक आया। अब इस खास पॉइंट का हम नाम दे देते हैं ए, इस खास पॉइंट का क्या हम नाम देते हैं ए। तो इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक आने में जितना ये काम किया, भाई यहां से यहां तक आ रहा है तो काम तो कर रहा होगा ना, तो जितना ये काम किया वही कहलाएगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई बहुत, ये तो बहुत सिंपल है, हाँ बिल्कुल सिंपल है। इनफाइनाइट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, है ना, किसी खास पॉइंट तक आने में जितना ये काम किया वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाया। अब हमें पता है कि जितना वर्क डन होता है उतना ही एनर्जी कंज्यूम होता है, ड्यू टू अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितना कोई काम करेगा उतना ही तो एनर्जी भी कंज्यूम होगा, है ना। आप ज़्यादा काम करोगे तो आप ज़्यादा थकोगे क्योंकि एनर्जी आपका ज़्यादा कंज्यूम होगा, कम काम करोगे तो कम एनर्जी कंज्यूम होगा। तो जाहिर सी बात है, तो हम इससे हम बोल सकते हैं कि भाई जितना वर्क डन हुआ उतना ही एनर्जी कंज्यूम हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी खास पॉइंट तक आने में, है ना, जितना ये काम किया यानी जितना वर्क डन हुआ या फिर जितना ये एनर्जी कंज्यूम हुआ वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब इनफाइनाइट से यहाँ तक आने में ये काम किया 10 यूनिट, कितना काम किया 10 जूल, कितना काम किया 10 जूल, तो 10 जूल काम किया तो क्या कहेंगे, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा 10 यूनिट। अगर भाई तो 20 जूल काम करता था 20 यूनिट, 30 जूल यहाँ से यहाँ तक काम करता या 30 जूल एनर्जी कंज्यूम करता तो 30 यूनिट, है ना, यही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चूंकि हम बार बार 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, इसको अब हम समझेंगे। तो 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना। और 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या होता है, हमें इसे भी समझना होगा कि भाई 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या होता है। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या होता है, इस बात को समझने के लिए पहले हमें पीछे एक क्वेश्चन है
इसे हमें देखना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। चूंकि हम इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज होता है उसका एसआई यूनिट होता है कूलम, है ना। ये पोर्शन हमारा छूट गया था, कोई बात नहीं, अब हम लोग देख लेते हैं। तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। अब कूलम को हमें समझना है ना, कि भाई अगर कोई 1 कूलम बोला तो इस 1 कूलम का मतलब क्या हुआ। तो 1 कूलम का मतलब समझने के लिए अब हमें ध्यान देंगे। हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा इतना चार्ज निगेटिव में रहेगा। हाँ, पॉजिटिव रहेगा तो इतना ही चार्ज रहेगा, लेकिन वो पॉजिटिव में रहेगा। अगर प्रोटॉन है, प्रोटॉन है तो इतना पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन है तो इतना ही नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे हम बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हुआ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इतना कूलम ऑफ चार्ज है, निगेटिवली चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उस पर भाई मेरे एक्स्ट्रा है। अब आप पढ़े होगे यूनिटरी मेथड बचपन में पढ़े होगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप पढ़े होगे कि भाई 5 रुपये में कोई 10 टॉफी मिलता है, तो 1 रुपये में कितना मिलेगा, तो 1 रुपये में मिलेगा 10/5, है ना। ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ये यूनिटरी मेथड में आप पढ़े होगे। तो जैसी बात है, इतना कूलम यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम हुआ तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब इसे सोल्व करोगे भाई, अरे यार ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर में जाएगा 10⁻19, ये पॉजिटिव में हो जाएगा ये पावर, है ना। और जब इसे आप सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसे आप पेपर पे एक बार आप ट्राई कर लेना। तो इतना इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी कि आप 1 कूलम बोलो या 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बोलो, बात एक ही है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम चार्ज है, अगर 1 कूलम निगेटिव चार्ज है, यानी इतना सारा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इस पे आ गया है ना। अगर भाई देखो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, यानी इतना सारा इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट से निकाल लिया गया है ना। यानी 1 कूलम ऑफ निगेटिव चार्ज यानी कितना हुआ 6.25 इंटू 10⁻18 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट पे इतने सारे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। अगर भाई देखो नेगेटिवली चार्ज है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो चलिए जहां पे हम थे वहीं पे वापस चलते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक यूनिट जो हमारा क्या बोला जाता है चार्ज है, अगर एक यूनिट पॉजिटिवली चार्ज है ना, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक, किसी खास पॉइंट तक आता है, तो उस दौरान ये जितना ये काम किया या जितना एनर्जी कंज्यूम किया वही कहलाएगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक यूनिट, और यूनिट का मतलब क्या हुआ, तो हम जानते हैं कि ऐसा यूनिट होता है चार्ज का कूलम। तो एक यूनिट यानी 1 कूलम, तो 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज को लेकर हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे कितना हुआ 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि 1 कूलम ऑफ प्रोटॉन। अब 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो अगर निगेटिव चार्ज रहा था इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज रहा था प्रोटॉन बोलेंगे। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो 1 कूलम में कितने प्रोटॉन होंगे, तो जाहिर सी बात है 6.25, है ना। अभी हम लोग देखें 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, सॉरी प्रोटॉन हुए, तो 10 टू द पावर 18 प्रोटॉन। यानी इतना सारा प्रोटॉन, है ना, इतना सारा प्रोटॉन अगर इनफाइनाइट पे है, उसे किसी खास पॉइंट तक हम लाते हैं, तो जितना ये काम किया, है ना, जितना ये काम किया या फिर जितना एनर्जी कंज्यूम कहलाया, वही क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, समझने के लिए बार बार यूनिट को ले रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यही कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें समझना होगा कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम यूं एक तो बहुत ही इजी वे में हम समझ सकते हैं। वो इजी वे क्या है, तो सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर यहाँ पे हम ये लेकर चलते हैं कि 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो ये ए तक आया, है ना, तो इसका पोटेंशियल हम मान के चलते हैं कि ये 10 जूल काम किया, तो इसका पोटेंशियल हुआ गया 10 यूनिट। सपोज दैट इसे बी पे आना था, कितना तक आना था, बी पे आना था, और बी पे आने में ये कितना काम किया, तो मानकर चलते हैं कि ये काम किया 15 जूल। तो 15 जूल किया, तो बी पर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा हमारा 15 यूनिट। बी पर का जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाया वह कितना कहलाएगा 15 यूनिट कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे।
तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल है उसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ था भाई? बी का पोटेंशियल हो गया 15 यूनिट, ए का पोटेंशियल हो गया 10 यूनिट, तो दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 5 यूनिट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल गया। ठीक है, ये हो गया। एक तो जाहिर सी बात है ये बात हो गई। यानी अगर इसे हम थोड़ा सा और दूसरे तरीके से समझें तो इसका मतलब क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, तो इससे हम अगर फ्रेश तौर पे समझें, जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझे थे उसी तरह से अगर हम पढ़ें तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था कि इनफाइनाइट से किसी खास पॉइंट तक आने में 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना काम करना पड़ेगा, जितना एनर्जी वो कंज्यूम किया, वही क्या कहलाएगा? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हो गया कि सपोज डेट 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा है ए, है ना, एक पॉइंट हमारा ए और दूसरा पॉइंट हमारा हो गया बी। तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जितना काम हुआ या फिर जितना एनर्जी कंज्यूम किया, वही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम क्या किए, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए। 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? 1 कूलम प्रोटॉन हुआ, 1 कूलम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हुआ। अब 1 कूलम में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो भाई वही 6.25 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन। इतना सारा प्रोटॉन का जमाड़ा इस पॉइंट से दूसरे किसी एक खास पॉइंट तक ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे किसी खास पॉइंट तक ले जाने में जितना काम किया उतना सारा प्रोटॉन मिलके या जितना एनर्जी कंज्यूम हुआ बेचारे को यहाँ से यहाँ तक जाने में, वही कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये सब फॉर्मूला वाइज भी तो हम लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू भाई वर्क डन। वर्क डन तो हो ही रहा है, कितना हुआ रहा है? तो भाई पर यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, तो वर्क डन बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। ये हो गया फॉर्मूला। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हुआ? वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। अब इसे शॉर्ट फॉर्म हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, वर्क डन को W से और क्वांटिटी ऑफ चार्ज को Q से। तो V इक्वल टू W बाई Q। चलो बहुत ही बेसिक फंडा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया V इक्वल टू W बाई Q, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या कि जो वर्क डन है, वर्क डन का SI यूनिट होता है जूल, है ना, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। बहुत ही बेसिक बात है कि वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है? जूल। और क्वांटिटी ऑफ चार्ज का क्या होता है? तो चार्ज का SI यूनिट हमको पता है कूलम। तो जाहिर सी बात है इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? तो इसका SI यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम। क्या हुआ हमारा? जूल पर कूलम। ओके, अब ये चूंकि जूल पर कूलम है तो बार बार हम चूंकि जूल पर कूलम नहीं बोलेंगे, तो इसलिए इसको हम सिंपल वे में इसे बोला जाता है सीधे वोल्ट। इसे क्या बोलते हैं? वोल्ट, जिसको डिनोट करते हैं वर्ड V से। ठीक है ना, तो ये भी फॉर हो गया वोल्ट। ठीक है, तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसेंट हो गया वोल्ट, जिसको V से डिनोट करेंगे। वोल्ट का मतलब होता है जूल पर कूलम। अब बोले कि वेट, ये जो वोल्ट है ये तो हमें सुना सुना वर्ड लग रहा है, ये तो एवरीडे लाइफ में यूज भी होता है भाई, 440 वोल्ट 220 वोल्ट, है ना। हाँ भाई वही है रीजन। तो भाई जो आप पढ़ रहे हो ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये और कुछ नहीं है, ये वोल्टेज ही है। यानी कि आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या वोल्टेज बोलो, बात हमारी एक ही है। तो इसका सेंट होता है वोल्ट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट? 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ, आप ये हमें समझाएं। तो 1 वोल्ट का मतलब हुआ, चलिए अब इसे हम देखते हैं। 1 वोल्ट का मतलब हुआ कि 1 जूल, है ना, 1 वोल्ट यानी कि 1 जूल, है ना, 1 जूल पर कूलम, यानी कि 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी 1 जूल अपॉन 1 कूलम। यानी कि अगर हम 1 कूलम चार्ज लेते हैं, कितना लेते हैं हम लोग? 1 कूलम चार्ज लेते हैं। तो अगर हम 1 कूलम पॉजिटिव, यहाँ पे हम मान कर चलते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज अगर हम लेते हैं, अगर इसे किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे किसी खास पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल काम करना पड़ा, है ना, ये जो 1 जूल 1 कूलम जो चार्ज हमारा है, तो इस 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल काम करना पड़ा या फिर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हुआ, तो हम क्या कहेंगे भाई 1 वोल्ट है। पोटेंशियल कितना है या वोल्टेज कितना है? 1 वोल्ट। हाँ, अगर यही 1 कूलम चार्ज को अगर किसी दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में
5 जूल काम करना रहता तो हम बोलेंगे कितना हो गया भाई वोल्टेज, 5 वोल्ट हुआ, है ना। कोई दिक्कत? आपके घर में बैटरी होगी, बैटरी पे लिखा होगा 12 वोल्ट। 12 वोल्ट यानी क्या हुआ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज यानी 6.25 × 10⁻18 प्रोटॉन, है ना। ध्यान दीजिएगा, हम बार बार प्रोटॉन बोल रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में प्रोटॉन का नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन का होता है। लेकिन चूंकि डिफिनीशन ही प्रोटॉन पे बनाया गया, पॉजिटिवली चार्ज पे बनाया गया, पॉजिटिव चार्ज पे बनाया गया, इसलिए हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं। तो 1 कूलम ऑफ, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि अगर बाय द वे आपके घर में 12 वोल्ट की बैटरी, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम चार्ज यानी कि 6.25 × 10⁻18 प्रोटॉन, तो 1 कूलम यानी कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरा जगह तक ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा होगा, तो काम करना पड़ा होगा 12 जूल, है ना। आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट आ रहा होगा 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट यानी क्या हुआ कि 1 कूलम चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, तो 220 जूल। अगर बाय द वे 440 जूल काम करता तो 440 वोल्ट रहता, है ना। तो अब समझ में आया ना, जैसे गाना में या डायलॉग सुने होंगे ना राउडी राठौर में और किसी भी मूवी में कि आप उनका फटका 440 वोल्ट का झटका या 440 वोल्ट जो भी रहे, इसका मतलब यही होता है। 440 से वो फटका झटका वाली बातें नहीं है, एक्चुअल में 440 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 440 जूल काम किया या 440 जूल एनर्जी कंज्यूम हुआ, तो उस केस में बोलेंगे कि हाँ भाई 440 का वोल्टेज है, यानी कि 440 वोल्ट हमारा हो रहा है। ये हो गया हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई थिंक अब तक आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गई होगी। चलिए, अब पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि अब हम लोग समझ चुके हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आती है जिसे हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम क्या देखेंगे कि इसे मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आती है वो क्या हमारा है, वो वोल्ट मीटर है, ठीक है। और वोल्ट मीटर आप अपने एवरीडे लाइफ में देखे होंगे, जैसे आपके घर में स्टेबलाइजर होगा, उसमें देखिएगा एक मीटर लगा रहेगा जिसमें वी रेखा लगा रहेगा, है ना। या फिर और भी बहुत सारे जगह पे वोल्ट मीटर आप देख सकते हो। आपके घर में समरसेबल होगा तो समरसेबल का जो बोर्ड होता है जहाँ से आप ऑन ऑफ करते हो, तो वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक क्या बोला जाता है, मीटर पे लिखा हुआ होगा V, है ना। ध्यान दीजिएगा, जिस पे V लिखा रहेगा वही क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा, तो वो वोल्टेज बताती है। अब वोल्ट मीटर को हम जोड़ते कैसे हैं, है ना। क्वेश्चन ये राइज होता है कि वोल्ट मीटर को हम कैसे यहाँ पे ऐड होता है। तो बुक में आप सीधे देखोगे कि भाई वोल्ट मीटर है, इसे किसी भी कंडक्टर के पैरेलल में जोड़ते हैं, और दूसरा इसकी प्रॉपर्टी बताई जाएगी कि ये बहुत लो रेजिस्टेंस होता है। तो ये सिर्फ बोलने से इतना तो समझ में आएगा नहीं, तो चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो समझने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने रियल लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ एज्यूम करते हैं, है ना। उसके बाद हम इससे कोरिलेट करेंगे। तो आपके अगल बगल के भैया, पापा, ताऊ, कोई तो ऐसे होंगे ना जो बाहर में काम करते होंगे, किसी कंपनी में काम करते होंगे, चाहे गवर्नमेंट अप्लाई होंगे, है ना, कुछ न कुछ ऐसे होंगे। तो उनमें से कुछ से पूछिएगा कि भाई आप क्या हैं, तो हो सकता है किसी के मुंह से आप सुने होंगे, है ना, कि भाई हम हैं सुपरवाइजर। हम क्या हैं, सुपरवाइजर हैं। अब फिर आप पूछोगे भाई आप सुपरवाइजर हैं, तो सुपरवाइजर है तो आपका काम क्या रहता है, तो बोलेंगे कि मेरा काम कुछ नहीं रहता, हमें देखना रहता है कि भाई कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है ना। सुपरवाइजर का हालांकि अलग अलग काम होता है, तो हम एज्यूम करते हैं कि किसी से आप पूछे और बोला कि हम सुपरवाइजर हैं, हमको कुछ नहीं काम करना रहता है, हमें देखना रहता है कि भाई कौन आदमी काम कर रहा है या और कौन आदमी काम नहीं कर रहा है, हमें यही देखना रहता है। बेसिकली सुपरवाइजर का मतलब होता है कि वैसा बंदा जिसके पास सुपरविजन हो, है ना, जिसके पास सुपर पावर हो विजन का, देखने के पास जिसका पास सुपर पावर हो वही क्या कहलाएगा, सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर बेसिकली इस शब्द का जो अर्थ होता है, इस वर्ड का जो अर्थ होता है ये यही है हमारा, ठीक है। तो एक सुपरवाइजर है। अब ये सुपरवाइजर है तो एक अच्छा सुपरवाइजर में क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, है ना। इसे तो देखना है कि भाई कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। तो सपोज दैट ये सारे बहुत सारे बंदे हैं। अब इसके सबके पास हम क्या बोला जाता है, सबका हाथ पैर हम तो नहीं बना सकते, लेकिन ये समझ जाओ कि ये सारे बंदे हैं। अब ये सारे काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सारे के सारे काम कर रहे हैं। अब एक अच्छा सुपरवाइजर होगा वो क्या करेगा,
अगर उसे देखना है कि सारे के सारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर उसे अच्छे से सुपरविजन करना है तो वो क्या करेगा? तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये इन लोगों के बीच में चला जाएगा और जाकर एक एक करके देखते रहेगा कि भाई तू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सबको वो सुपरविजन करते रहेगा। दूसरा, ये इन लोगों से हल्का सा दूर हट जाएगा, है ना, थोड़ा सा क्या करेगा, वो दूर हट जाएगा। जो सुपरवाइजर रहेगा वो क्या करेगा, थोड़ा दूर हट जाएगा। और दूर हटने के साथ वो क्या करेगा, तो यहाँ से ये दूर हट जाएगा, यानी कि थोड़ा पैरेलल में चला जाएगा, और उसके बाद देखेगा कि कोई काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। आपके अनुसार ज़्यादा बेहतर क्या रहेगा? ऑफ कोर्स ज़्यादा बेहतर ये रहेगा दूर रहकर ही। अगर बाय द वे इनके बीच में जाकर अगर वो देखेगा सुपरविजन, तो एक बार में एक ही आदमी को देख पाएगा ना। लेकिन अगर थोड़ा सा पैरेलल में चला जाएगा तो अच्छे से देख पाएगा कि हाँ, ये जो पार्टिकुलर बंदा है ये कितना काम कर रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो बोझा है या जो कुछ भी है सामान वो लेकर अपने सर पे लेकर ढो रहा है कि नहीं ढो रहा है, वो अच्छे से देख पाएगा। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ कि जो सुपरवाइजर है वो कहाँ पे रहेगा, पैरेलल में रहेगा, सीरीज में रहेगा। तो जाहिर सी बात है पैरेलल में रहेगा, है ना, ये पैरेलल में रहेगा और देखेगा कितना कौन काम अच्छे से कर रहा है। दूसरी बात, ये सुपरवाइजर है ये कैसा रहना चाहिए, हाईली रेसिस्टेंट रहना चाहिए या लो रेसिस्टेंट रहना चाहिए, है ना। इसका मतलब यह है कि खड़ूस रहना चाहिए या फ्रेंडली टाइप रहना चाहिए। सपोज एट मान के चलो ये फ्रेंडली है, तो फ्रेंडली है तो क्या करेगा, बहुत सारे कोई मजदूर आया और इसके साथ बात करने लगेगा, अपने घर के बारे में बताने लगेगा, और भी बहुत सारे अपने फैमिली के बारे में, इशू के बारे में, दुनिया जहान के बारे में बात करने लगेगा। तो ये तो बाकी चीज़ों पे तो ध्यान दे नहीं पाएगा, तो इसे ना फ्रेंडली तो रह नहीं सकता है। तो इसे क्या होना पड़ेगा, खड़ूस होना पड़ेगा, ताकि इसके पास कोई भटके ही नहीं और ये अपना काम बहुत अच्छे से कर सके। यानी कि एक सुपरवाइजर के पास एक अच्छे सुपरवाइजर के पास दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला, वो पैरेलल में रह के काम करे, है ना, सीरीज में ना जाए, इन लोगों के बीच में ना जाए। और दूसरा, ये हाई रेसिस्टेंट हो, क्या रहे हमारा, हाई रेसिस्टेंट हो, है ना, अपने थ्रू किसी को पास न करने दे। ठीक उसी तरह से जैसा ही हमारा सुपरवाइजर हुआ, ठीक उसी तरह से हमारा वोल्ट मीटर होता है। तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, तो ये वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ऑफ कोर्स वर्क डन, है ना, वर्क डन या फिर एनर्जी कंज्यूम बाय पर यूनिट ऑफ चार्ज, यही तो होता है हमारा क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, यानी कि चार्ज कितना काम कर रहा है इसे ही तो मेजर कर रहा है, यानी कि सुपरवाइजर जैसे काम कर रहा है। तो एक अच्छा वोल्ट मीटर क्या करेगा, कहाँ पे रहेगा, तो जाहिर सी बात है ये पैरेलल में रहेगा, तभी तो देख पाएगा कि भाई यहाँ से यहाँ पे जो चार्ज का फ्लो हो रहा है वो काम कर रहा है प्रॉपर वे में या नहीं कर रहा है, ये वोल्ट मीटर इसी तरह से तो देखेगा, है ना। और दूसरा, ये हाई रेसिस्टेंट होता है या लो रेसिस्टेंट रहेगा, तो जाहिर सी बात है हाई रेसिस्टेंट रहेगा, ताकि इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो। अगर ये इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करने लगा तो ये प्रॉपर वे में दिख नहीं पाए, मतलब बता ही नहीं पाएगा कि कौन कितना काम कर रहा है, यानी कि ये अच्छे से पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं बता पाएगा, है ना। यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस एक वोल्ट मीटर के पास दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नंबर वन, ये क्या होना चाहिए, तो ये हमारा पैरेलल में होना चाहिए, है ना, यानी इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। और दूसरा, ये हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए, यानी इट शुड हैव प्रॉपर हाई रेसिस्टिविटी या हाई रेसिस्टेंस, इसके पास हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए। एक बात और, ये जो भी बातें यहाँ पे सुपरवाइजर के बारे में बोले या वोल्टमीटर के बारे में बोले, मतलब कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने कॉमन लाइफ में रिलेट करके देखना है, ताकि हमें चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ में आए। तो आई थिंक आपको अब पोटेंशियल डिफरेंस वाला ये जो पॉइंट है ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि भाई आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट होता है तो क्या होता है, इसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक, चूँकि हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो उससे पहले हम रियल लाइफ से कुछ चीज़ों को कोरिलेट करेंगे, है ना, ताकि चीज़ों को हमें बेहतर से बेहतर समझ में आए। चलिए तो हम देखते हैं हम क्या करें। आप कुछ एज्यूम करो, क्या एज्यूम करना है। सपोज दैट एक पाइप है, एक हमारा क्या है, इस तरह से एक पाइप है, ठीक है। अब इस पाइप के थ्रू पानी बह रही है ना, इस पाइप के थ्रू क्या हो रहा है, पानी बह रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो हिंदी में बोलेंगे पानी की धारा,
है ना, चूंकि पानी बह रही है तो हम बोलेंगे पानी की धारा। इमेजिन एक और पाइप है ना, इसके थ्रू बह रही है क्या, तो इसके थ्रू बह रही है दूध। क्या बह रहा है, दूध। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, भाई दूध बह रही है, दूध की धारा, है ना। उसी तरह से एक और पाइप है, डेट मीन्स यहाँ पे एक्चुअली में ये कंडक्टर है एक तरह का, इसके थ्रू बह रही है इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की धारा। यानी अगर पानी फ्लो करेगा, है ना, यानी फ्लोइंग ऑफ वाटर अगर रहेगा तो पानी की धारा, है ना। अगर बाई द वे दूध बहेगा तो हम बोलेंगे दूध की धारा। अगर बाई द वे इलेक्ट्रॉन बहेगा तो हम बोलेंगे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन की धारा। चलो अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं बॉस। तो यह होगा पानी की धारा। पानी की धारा अगर इसे इंग्लिश में बोला जाए तो पानी का इंग्लिश होता है क्या, वाटर, है ना। और भाई मेरे धारा का इंग्लिश होता है करंट, तो हम क्या बोलेंगे इसे, वाटर करंट। पानी की धारा वाटर करंट, है ना। मिल्क है ना, दूध की धारा, तो दूध का इंग्लिश होता है क्या, मिल्क, है ना। और धारा का होता है करंट, तो हम बोलेंगे क्या, तो हम बोलेंगे इसे मिल्क करंट, है ना, दूध की धारा। चूंकि इसके थ्रू दूध बह रहा है बह रहा है बह रहा है, इसके थ्रू पानी बह रहा है बह रहा है। उसी तरह से अगर बाई द इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, इस पाइप के थ्रू, डेट मीन्स इस कंडक्टर के थ्रू, तो हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन करंट। और यही इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की धारा था इलेक्ट्रॉन करंट। और चूंकि इलेक्ट्रॉन करंट हम मतलब यही इलेक्ट्रॉन करंट को हम क्या बोल दिए, इलेक्ट्रिक करंट। आगे जाकर इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो अब आई थिंक अब आपको समझ में आ गया हो कि व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट और कुछ नहीं होता है, इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन ना बोल के अगर इसे हम चार्ज बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन हम चार्ज ना बोल के अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉन पे हम काम करते हैं, है ना। हालांकि कोई पूछेगा तब क्या बोलना है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो एक्चुअली में कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन बहता है वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। यानी फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, या फिर फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। यही कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या देख रहे हैं कि एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के थ्रू क्या हो रहा है, तो लगातार इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू फ्लो किए जा रहा है ना। तो ही तो हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हुआ I = Q/T, जहाँ पे I हमारा है इलेक्ट्रिक करंट, Q है हमारा चार्ज, है ना, और T हुआ हमारा टाइम। यानी कि हम बोल सकते हैं कि I = क्या होगा, तो I = हो गया हमारा क्या, Q/T, यानी क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। यही होगा हमारा क्या, इलेक्ट्रिक करंट। अब क्वांटिटी ऑफ चार्ज की अगर एसआई यूनिट बाय द वे बात करते हैं, है ना, क्वांटिटी ऑफ चार्ज का अगर बाय द वे हम एसआई यूनिट की अगर बाय द वे हम यहाँ पे बात करेंगे, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज का एसआई यूनिट होता है, यानी कि चार्ज का एसआई यूनिट होता है, हम अभी देखे हैं हम लोग, कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, है ना। चार्ज का एसआई यूनिट क्या हुआ हमारा, कूलम हो गया, ठीक है। और टाइम का क्या हुआ, सेकेंड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो चार्ज का एसआई यूनिट होगा वो हो गया कूलम्ब पर सेकेंड। क्या हुआ हमारा, कूलम्ब पर सेकेंड। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट कूलम्ब पर सेकेंड। अब बार बार हम लोग कूलम्ब पर सेकेंड नहीं बोलेंगे, तो इसलिए इस पूरे के बदले, कूलम्ब पर सेकेंड के बदले हम बोलेंगे एम्पियर, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग ए से। यानी कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा, वो एम्पियर कहलाएगा। यानी कि द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, एम्पियर कहलाएगा, जो डिनोट होगा वर्ड ए से। ओके, चलिए अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पियर। भाई आप 1 एम्पियर बोल रहे हो, तो 1 एम्पियर का मतलब ही तो समझ में आना चाहिए। तो 1 एम्पियर का मतलब हुआ, जैसे ही कोई बोला 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर जैसे ही बोला तो 1 एम्पियर का मतलब ये हुआ क्या, तो 1 कूलम्ब पर सेकेंड, है ना, 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। हम बोल सकते हैं ना 1 एम्पियर का मतलब ही हुआ कूलम्ब पर सेकेंड, और आप कूलम्ब पर सेकेंड बोल रहे हो, डेट मीन्स 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, है ना, एम्पियर का मतलब होगा। यानी कि अगर कोई वायर है, अगर इसके किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लेकर चलते हैं, है ना, अगर कोई वायर है और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लेकर चलते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेकर चलते हैं, तो अगर 1 सेकेंड में, है ना, अगर 1 कूलम्ब चार्ज पास कर गया, अगर 1 सेकेंड बोले और 1 कूलम्ब चार्ज धड़ाक से पास कर गया, दूसरा सेकंड में फिर 1 कूलम्ब पास किया, तीसरा सेकंड में फिर 1 कूलम्ब पास किया, तो हम बोलेंगे कि भाई 1 एम्पियर करंट है, हमारा क्या हुआ, 1 एम्पियर करंट है।
अब हमें पता है कि 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वही 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, है ना। 6.25 इंटू 10⁻, कितना होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम 1 एम्पियर करंट बोलेंगे, यानी कि 1 सेकंड में धड़ाक से 1 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन पास कर गया। इसका मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतना सारा इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में अगर किसी को सेक्शनल एरिया के थ्रू अगर पास करेगा, तो हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर ऑफ करेंट है। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसी तरह से कोई बोलेगा भाई हमको तो 1 एम्पियर नहीं, हमको 2 एम्पियर बताइए, तो 2 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, 2 कूलम्ब पर सेकेंड। 2 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, 2 कूलम्ब पर सेकेंड, यानी 1 सेकंड बोले कि 2 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन पास कर गया, दूसरा सेकंड में फिर 2 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेकंड में फिर 2 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन, है ना। और 2 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा क्या कि 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू 2, इतना सारा इलेक्ट्रॉन अगर बाय द वे 1 सेकंड में, हर सेकंड में लगातार इससे बहते जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट है। अब जाहिर सी बात है, आप बोले कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा है ना। अगर हम 1 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं, सॉरी 1 एम्पियर हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, तो ये बोलने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन 1 एम्पियर में क्या हुआ, इतना सारा इलेक्ट्रॉन हर सेकंड में लगातार क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू पास करते जा रहा है। तो जाहिर सी बात है एम्पियर एक बड़ा यूनिट है ना। तो इसलिए नॉर्मली तौर पे हम लोग मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट में एम्पियर में करंट ना होके किसमें जाता है, तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर तक में हम चला जाता है। तो एम्पियर एक अच्छा खासा ठीक ठाक ये यूनिट है, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये जो इलेक्ट्रिक करंट है या फिर एम्पियर है, इसके ऐसे यूनिट के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। तो यही होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का एसेंट क्या हुआ, एम्पियर। एम्पियर का मतलब क्या हुआ, जूल बोल रहे हैं, कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को हमें मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट आती है जिसे हम बोलते हैं एमीटर। यहाँ पे फुल स्टॉप छूट गया था, है ना, एमीटर, क्लियर है। तो ये जो एमीटर है ये क्या करेगा, तो ये भाई ये ना क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट कितना पास कर रहा है उस वायर के थ्रू ये बता देगा, उस कंडक्टर के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो बता देगा। अब ये जो एमीटर है इसे हमें समझना होगा, है ना। इसके पास भी 2 प्रॉपर्टी है, जैसे कि वोल्टमीटर के पास 2 प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ठीक उसी तरह से एमीटर के पास भी 2 प्रॉपर्टी होना चाहिए, 2 क्वालिटीज होना चाहिए, तभी जाकर वो एमीटर होगा। अब इसे समझना है तो चलिए इसे हम अपने नॉर्मली लाइफ से कुछ कोरिलेट करते हैं। तो चलिए आपके क्लास में कोई एक लड़का मॉनिटर होगा, है ना, कोई क्या होगा, कोई एक लड़का मॉनिटर होगा, ठीक। अब मॉनिटर है तो एक तो क्लास मॉनिटर होता है, एक स्कूल मॉनिटर भी होता है, जो स्कूल का थोड़ा बहुत मतलब काम करता है, बेसिक बच्चों के लिए कुछ काम करता है। तो सपोज दैट ये एक स्कूल मॉनिटर है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे असेंबली होती है, तो आई थिंक आपके भी स्कूल में असेंबली चलती होगी। अब जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम तो अभी पूरा का पूरा दुनिया ही लॉकडाउन में है, बहुत ही घनघोर पेंडेमिक फैला हुआ है कोविड-19 नाम का। लेकिन खैर बात की बात है, आप ये वीडियो कब तक देखते हैं इस बात पर डिपेंड करता है। तो सपोज दैट ये हमारा क्या हुआ, मतलब बहुत सारा लड़का है और असेंबली के बाद लाइन लगाकर जाना है इसे क्लासरूम के अंदर, है ना। ये हो गया हमारा सपोज दैट यहाँ पे एक मेन गेट, है ना, यहाँ पे एक मेन गेट हम एज्यूम करते हैं। अब ये जो मॉनिटर है, अब ये क्या करेगा, अब इसे बोला गया क्या कि भाई आपको ना काउंटिंग करके बतानी है कि पूरे स्कूल में आज कितने लड़के हैं। अब इसे काउंटिंग करनी है तो ये क्या करेगा, ये दूर होकर काउंटिंग करेगा और गिनती करेगा 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये दूर होकर काउंटिंग करेगा वो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि पैरेलल में रहेगा वो ज़्यादा बेहतर है, कि ये सीरीज में आ जाएगा वो बेहतर है, कि ये गेट के पास ही खड़ा हो जाएगा और एक एक करके क्या करेगा, काउंटिंग करके बताते जाएगा कि भाई 1 2 3 अपना काउंट करते रहेगा। जाहिर सी बात है यार, दूर रहेगा काउंट ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो क्या रहेगा, गेट के पास रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि इस मॉनिटर के पास, क्लास मॉनिटर के पास एक जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होनी चाहिए, तो ये पैरेलल में काम नहीं करेगा,
इसे काम करना होगा किस चीज़ में, इसे काम करना होगा सीरीज में। पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ मॉनिटर का, ये सीरीज में काम करे। दूसरा हाई रेसिस्टेंट या लो रेसिस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि फ्रेंडली नेचर का रहना चाहिए या फिर झगड़ालू खड़ूस टाइप रहना चाहिए। ऐसी बात है यार, खड़ूस रहेगा तो ये काउंटिंग कैसे कर पाएगा। खड़ूस रहेगा कुछ लड़का डर के मारे या फिर गुस्सा के मारे या ईर्ष्या के मारे, है ना, भेदभाव के मारे क्या करेगा, इधर से जाएगा ही नहीं, कोई उधर से भाग जाएगा, कोई उधर से भाग जाएगा, कोई असेंबली में ही नहीं आएगा, है ना, इधर उधर से सब चला जाएगा। यानी कि इसे फ्रेंडली रहना चाहिए, यानी कि लो रेसिस्टेंट रहना चाहिए, ज़्यादा रेसिस्ट करने वाला नहीं चाहिए, है ना, लो रेसिस्टेंट रहना चाहिए। यानी कि इस मॉनिटर के पास दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो रहेगा लो रेसिस्टेंस का, यानी कि मॉनिटर कैसा रहना चाहिए, लो रेसिस्टेंट वाला रहना चाहिए, है ना, फ्रेंडली नेचर का रहना चाहिए। भाई जो काम मॉनिटर कर रहा है वही काम तो एमीटर कर रहा है। एमीटर क्या कर रहा है, करंट, है ना। करंट क्या होता है, तो करंट क्या होता है, ये पर सेकेंड में कितना कूलम इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है वही क्या कराएगा, वही बताएगा ये एमीटर। यानी कि पर सेकंड में कितना चार्ज पास कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, वही क्या गिनेगा, एमीटर। ये भी तो काउंटिंग का ही काम कर रहा है ना। एक्चुअली में अब एमीटर काउंटिंग नहीं करता है, इसके वर्किंग के बारे में आपको 12th क्लास में पढ़ना है अच्छे से, लेकिन अभी तो हमें भाई कुछ बातों को समझनी है कि एक्चुअली में काम क्या है, बस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। तो एमीटर के पास भी दो प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मॉनिटर जैसा काम कर रहा है। नंबर 1 पहला, ये पैरेलल नहीं रहेगा, सीरीज में रहेगा, है ना। तो सीरीज में रहेगा तभी तो जाकर ये अच्छे से बता पाएगा कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है पर सेकंड में, है ना, कितना करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास फ्लो हो रही है इस कंडक्टर के थ्रू। और दूसरी हाई रेसिस्टेंट या लो रेसिस्टेंट, तो जाहिर सी बात है ये लो रेसिस्टेंट रहेगा। भाई हाई रेसिस्टेंट रहेगा तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं करेगा, है ना। जब इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं करेगा तो ये बताएगा क्या कि कितना इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये लो रेसिस्टेंट होना चाहिए, लो रेसिस्टेंट रहना चाहिए। डेट मीन्स अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करना, यानी कि एमीटर के पास क्या होगा, दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो एमीटर के पास कैसा, एमीटर के पास दो जो प्रॉपर्टी हो क्या क्या रहेगा, तो पहला ये सीरीज में होगा, है ना, कंडक्टर के साथ ये सीरीज में जुड़ा रहेगा, पैरेलल में नहीं। और दूसरा लो रेसिस्टेंट रहेगा, है ना, अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा। तो आपके घर में जो समरसेबल वाला जो मीटर होता है और भी अदर इक्विपमेंट के पास जो मीटर होगा उसमें देखिएगा, उसमें लिखा रहेगा ए, है ना, तो समझ जाना वो एमीटर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक आप एमीटर के बारे में जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक बातें हैं, आप उसे समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, भाई इलेक्ट्रिक करंट तो हम जान गए, आप ये भी बता दिए कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का धड़ल्ले से फ्लो होते जा रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। लेकिन क्या रीजन है कि ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, है ना, एक जगह से दूसरे जगह ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इसके पीछे रीजन क्या है, तो हमें अब इसे देखना है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई मेटल है तो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही रीज़न है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को एक छोर से दूसरे छोर तक अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, जो फ्रीली इधर उधर मूव करने में एबल है, अगर इनके थ्रू अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया जाए, नॉर्मली तौर पर बस ऐसे ही रखा जाए, है ना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि इनके पास थर्मल एनर्जी है ना, हीट वाला एनर्जी है ना कुछ तो टेम्परेचर इनके पास है, और ड्यू टू थर्मल एनर्जी ये इधर से उधर रैंडम वे में मूव करते रहेंगे, है ना, इधर से क्या करेंगे, रैंडम वे में मूव करेंगे, ये इधर जाएगा, 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 इधर जाएगा, इस तरह से रैंडम वे में मूव करते रहेंगे, है ना। तो अब बोले कि वेट, यानी कि हमारे अगल बगल जो भी मेटल का सामान रखा हुआ है, जैसे लोहे का हो गया, स्टील का हो गया, एल्युमिनियम का हो गया, तो उसमें भी ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। तो बोले कि हाँ हो रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी है ना, तो वो ये रैंडम वे में मूव करते रहेंगे। फिर आप बोलोगे कि वेट, अभी आप बोले कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, डेट मीन्स ये जो अगर आप फ्लो हो रहा है, यानी कि अगर उस ऑब्जेक्ट को अगर हम छुएंगे तो झटका लगेगा, तो नहीं लगेगा। इसके पीछे रीजन, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रिक करंट हम नहीं काउंट करेंगे। रीजन, सपोज एक पार्टिकुलर हम एरिया लिए, अब इस एरियाज के थ्रू
इस तरफ से इस तरफ सपोज 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया, है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भी तो फ्लो हुआ होगा, है ना, तो टोटल करंट क्या हो गया, 0 हो गया, 10 इधर गया 10 उधर गया, खत्म, क्या हो गया, टोटल करंट 0 हो गया। चूंकि टोटल करंट 0 हो गया तो हम बोलेंगे कि भाई कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हुआ। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें सारे के सारे एक डायरेक्शन में चाहिए, अगर रैंडम वे में रहा तो कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। अब इस चीज को करने के लिए हम क्या किए, तो हम एज्यूम करते हैं, हम क्या किए कि 2 प्लेट लिए, क्या हमें करना है, 2 प्लेट लेना है ना। अब 2 प्लेट लेना है, हम यहाँ पे एज्यूम करें एक प्लेट हम यहाँ लिए और दूसरा प्लेट हम यहाँ पे यहाँ लिए। ये जो प्लेट है ये सपोज डेट पॉजिटिव चार्ज है ना, सॉरी इसे हम ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, बेहतर ढंग से समझने के लिए। तो ये जो प्लेट है सपोज डेट ये नेगेटिवली चार्ज है, ये जो प्लेट है हमारा ये कैसा है, हमारा नेगेटिवली चार्ज है। दूसरा जो प्लेट है इससे जो टच करवा के रखें ये भी टच ही है, ठीक है ना, ये जो प्लेट है ये सपोज डेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये कैसा है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। जैसे इस प्लेट नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज को टच करवाते हैं तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो अभी हम लोग देखे थे कि नेगेटिव चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये इधर की ओर जाएगा, है ना, ये इधर की ओर जाएगा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिपेल करेंगे और रिपेल करेंगे और रिपेल करेंगे तो क्या होंगे, ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो होगा। हाँ, ये फ्लो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होगा, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फ्लो होगा। लेकिन ठीक है, आप पूछो कि शॉर्ट टाइम के लिए क्यों, तो रीजन ये है कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, हाँ सॉरी यहाँ पे हमारा निगेटिवली चार्ज है और ये जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। जैसे हम ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है, अब मान के चलो कि 2 खेत है ना, 2 फील्ड है, अब एक में ज़्यादा पानी है और दूसरे में पानी की कमी है ना, एक में पानी है ही नहीं या बहुत कम पानी है और दूसरे में क्या है, बहुत ज़्यादा पानी है। अगर बीच का ये जो पोर्शन ये थोड़ा सा होल कर दिया जाए तो क्या होगा, ज़्यादा से कम वाले में जाएगा, फ्लो करेगा पानी। ठीक उसी तरह से भाई मेरे, अगर ये प्लेट निगेटिवली चार्ज है डेट मीन्स इसके पास बहुत सारे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और ये प्लेट अगर पॉजिटिवली चार्ज है डेट मीन्स हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जैसे ही हम यहाँ पे एक पाथ बनाते हैं तो क्या होगा, ये बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो करके कम वाले में जाएगा और यह केस में कब तक इस केस में कब तक पानी फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों बराबर होना हो जाए। ठीक उसी तरह से ये कब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो जाए। और ये भाई अब जानते ही हो इलेक्ट्रिसिटी का स्पीड कितना होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्पीड। आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से स्विच ऑन किया बहुत दूर तक करंट चला जाएगा तुरंत टाइम में। तो कहने का मतलब ये है, खैर उस पर हम ज़्यादा भी डिस्कशन नहीं करेंगे, कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे हम निगेटिवली चार्ज लेंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज टच करेंगे तो ये जो इसके जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो करके किस में चले जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज में चले जाएंगे। लेकिन ये जो चीज़ है ये इतना फास्ट होता है कि पलक झपकते ही खत्म, यानी कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो तो होगा, सारे इनलाइन आ जाएंगे, सारे फ्लो होंगे, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए। लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देखने को मिला, है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो वायर में होता है। बात समझ में आ गई। चलिए अब क्वेश्चन ये राज होता है कि भाई आप यहाँ पे चार्ज प्लेट रख रहे हो तो बहुत ही कम टाइम के लिए चार्ज हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें लगातार इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो मिले तो क्या करेंगे, तो भाई यही चीज़ के लिए, इसी चीज़ के लिए हम यूज करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, तो हम जानते हैं इसका एक एंड पॉजिटिव हुआ, है ना, और दूसरा एंड क्या होता है हमारा, निगेटिव होता है। एक एंड हमारा क्या हुआ, तो एक एंड हमारा ये पॉजिटिव होता है और दूसरा एंड क्या हुआ हमारा, निगेटिव हुआ। अब इस निगेटिव वाले एंड में बहुत सारे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, बहुत सारे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। और ये पॉजिटिव वाले एंड में लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जैसे ही सब वायर से हम जोड़ते हैं, एक पाथ देते हैं, एक रास्ता देते हैं, तो ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ये क्या होते हैं, ये मूव करके कहाँ पे आ जाएंगे, इसे पॉजिटिव वाले में आएंगे। तो सारे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन अब कब तक मूव करेंगे, जब तक कि दोनों बराबर होने जाए। लेकिन ये जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस,
इसे मेंटेन करके रखता है सेल। इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे यहाँ पे हमेशा मतलब कि अच्छे खासे टाइम तक एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहेंगे और यहाँ पे अच्छे खासे टाइम तक लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसके कारण ये लगातार मूव करते चला जाएगा और हम एक अच्छे टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट का मतलब इलेक्ट्रिक करंट हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस कंडक्टर के थ्रू क्या है, तो ये आप आई थिंक इतना अच्छा क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ा गया है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रख रहा है। तो ये हुआ हमारा क्या, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो का, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, आप गौर से देखिएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है ना, ये क्या है हमारा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर है। लेकिन आप बोले कि वेट, अभी तो हम लोग इलेक्ट्रॉन देख रहे थे कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो कर रहा है ना। जाहिर सी बात है कि निगेटिव के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव के पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, निगेटिव से पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से यहाँ क्यों दे रहा है भाई, बुक वाला गड़बड़ कर दिया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि शुरू में लोगों को ना जानकारी ज़्यादा नहीं थी कि भाई इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इसीलिए सेल्फ एजम्पशन में वो लोग क्या एज्यूम किए, सभी लोग क्या एज्यूम किए कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, पॉजिटिव से क्या होगा, निगेटिव की ओर फ्लो होगा, है ना, ये एज्यूम कर लिया, है ना। यही रीजन है कि जितना जो हम डिफिनीशन देखें, चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हो या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हो, तो हम सभी जगह एज्यूम करते थे 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्योंकि डिफिनीशन ऐसा ही दिया गया 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है। जब भी फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कंडक्टर में, है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा जो कि रहता है कैसा, नेगेटिवली चार्ज रहता है। लेकिन चूंकि शुरू से ही दिया गया, हमारे जो पूर्वज हैं वो ही लोग क्या किए हैं, पॉजिटिव चार्ज को ही लेकर चले हैं, तो इसीलिए हम क्या करें कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम एज्यूम करेंगे पॉजिटिव से निगेटिव। हाँ, लेकिन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव से पॉजिटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट हम क्या करेंगे, इसके जस्ट उल्टा एज्यूम करके चलेंगे, इसके उल्टा मानकर हमें चलेंगे। बस में यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन फ्लो ऑफ क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से निगेटिव। और यही रीजन है कि इसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि जो भाई परंपरा जो हमारी है उसे आप मेंटेन कर, उसे बदल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसी रूल के अनुसार बहुत सारे और भी डिफरेंट रूल फिजिक्स की दुनिया में बने हुए हैं। अगर एक जगह हम चेंज करेंगे तो सभी जगह पे चेंज करना रहेगा, इससे अच्छा है कि चलो यार हम एज्यूम ही कर ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वेंशनल डायरेक्शन, यानी कि परंपरागत रूप से हम ये मानकर चले हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है, लेकिन भले ही रियल लाइफ में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो रहा है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, एमीटर के बारे में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, है ना। और रही बात ये इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, तो भाई इलेक्ट्रिक सेल का जाहिर सी बात है काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखना। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखेगा, हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव रखेगा, यहाँ पे हमेशा निगेटिव रहेगा, ताकि रेगुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें मिल पाए, है ना, जो कि चार्ज प्लेट के केस में नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सेल, तो हम बोल सकते हैं इट इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, है ना, दैट मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ऑफ कंडक्टर। बात समझ आ रही है, या नॉर्मली वे में आप बोल भी सकते हो कि एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। वो बात की बात है आप किस नजरिए से आप देखते हो। तो अब तक आपका इलेक्ट्रिक करंट वाला जो ये जो पोर्शन है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर बाय द वे नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को हल्का सा रिवाइंड करके आप दोबारा देखो, ऑफ कोर्स आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमको हम बोल सकते हैं अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, है ना, या फिर करंट कैरिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब etc एंड स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी along with an electric, है ना, current flow is known as circuit। अब बोलो कि वेट यार ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं,
हम अपने नॉर्मल लाइफ में लेकर चलेंगे। अब अपने जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में आप वायरिंग देखो, है ना। वायरिंग में आप देखोगे क्या कि क्या है आपके रूम में, ये जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करने का रास्ता है वो क्या है, उसके रूप में क्या क्या आता है। तो उस रास्ते में क्या आएगा, तो जैसी बात है वायर आएगा, स्विच आएगा, बल्ब आएगा। उसी रास्ते में कभी रेफ्रिजरेटर आ जाएगा, कभी टीवी आ जाएगा, कभी एयर कंडीशन आ जाएगा, कभी वॉशिंग मशीन आ जाएगा। ये बात की बात है। तो यही तो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट और कुछ नहीं है, इट्स अ करंट कैरिंग पाथ। ये क्या है, करंट को कैरी करने का पाथ है ना, रास्ता है। बात में ये करंट कैरिंग, इट्स अ करंट कैरिंग पाथ कंसिस्टिंग विथ क्या भाई, तो क्या उसके पास क्या क्या रहेगा, स्विच होगा। उस रास्ते में क्या क्या रहेगा, स्विच रहेगा, वायर रहेगा, बल्ब रहेगा, है ना, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट हो सकते हैं। यही क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कुछ सोर्स तो रहना चाहिए ना, तो सोर्स के रूप में चाहे वो इलेक्ट्रिक सेल हो, बैटरी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या बोला जाता है, एसी करंट भी होगा। वो बात की बात है, एसी करंट के बारे में अब चूंकि अभी हम लोग अच्छे से जानते नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है ये, और कुछ नहीं है, करंट का फ्लो होने का रास्ता है। यही हो जाता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, देख सकते हो, ये हमारा इलेक्ट्रिक सेल है ना, ये वायर हो गया, बल्ब हो गया, स्विच है ना, यहाँ पे ये स्विच है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इस केस में ये स्विच क्लोज है, डेट मीन्स ओपन है, सॉरी क्लोज है, और इस केस में ओपन है, यानी कि ये ऑन है, ये ऑफ है। ये बात की बात है। अब यही इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर एक हम डायग्राम पे रिप्रेजेंट करें, यही इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर एक हम डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, है ना। उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। अगर भाई मेरे रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, है ना, अगर हमें करना है तो चलो कोई बात नहीं है, इसे इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल आ गया, बल्ब आ गया, ठीक है ना, तो हम ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अगर बीच में रेफ्रिजरेटर आ जाए, है ना, टीवी आ जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाए, तो हम क्या क्या ड्रॉ करेंगे, और मतलब कि क्या बोला जाता है, ये तो बहुत टफ हो जाएगा यार। एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में टीवी आ गया तो ले बड़ा सा एक टीवी ड्रॉ करो, है ना, बड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक टीवी ड्रॉ करना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर आ गया, रेफ्रिजरेटर ड्रॉ करो, है ना, इलेक्ट्रिक बेल आ गया, इलेक्ट्रिक बेल रिप्रेजेंट करो। तो ये तो बहुत ज़्यादा तामझाम हो जाएगी। तो इसलिए हम करते क्या है कि इन चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल बनाते हैं। क्या कि हम लोग सिंबल बना दिए हैं सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए, ताकि हमें ज़्यादा टेंशन ना हो और कम से कम मेहनत में हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बना दिए, है ना। अब कोई टीवी कुछ और तरीका से बनाएगा, कोई और बनाएगा, है ना। बल्ब कोई बोलेगा भाई हम मेरे यहाँ तो ट्यूबलाइट है, हम ट्यूबलाइट बनाएंगे। कोई बोलेगा बल्ब मेरे यहाँ एलईडी वाला है, एलईडी वाला बनाएंगे। कोई बोलेगा मेरे यहाँ तो वो 10 रुपये वाला कॉमन सा फिलामेंट वाला बल्ब है, वो बनाएंगे। तो तेरा टेंशन हो जाएगी ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम तो हम बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हम कंपोनेंट्स का फिगर नहीं बनाएंगे, उसके लिए हम सिंबल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो ये देखिए, ये है हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का सिंबल। तो ये हमारा है क्या, सेल, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे हम जूम करके आपको दिखाते हैं। ये क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल हमारा हो गया। ओके, इसमें ये जो बड़ा वाला लाइन है ये पॉजिटिव है और छोटा वाला लाइन निगेटिव है। तो यही हो गया इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल। दूसरा हमारा क्या है, तो वायर ज्वाइंट। वायर के ज्वाइंट के बारे में हमें देखना है, तो हम क्या देख रहे हैं, वायर का ज्वाइंट कैसे देखेंगे, तो इस तरह से हो गया, है ना। यहाँ पे पॉइंट निकालेंगे। बैटरी, तो बैटरी होता है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज नोन एज बैटरी। अब ये जो सेल होता है, अब इस सेल को ही हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐड करके बना दे, 2 या 2 से ज़्यादा सेल के कंबाइन कर दें, तो वही कहलाएगा बैटरी। जैसे पहले टॉर्च आता था ना, जिसमें 2 या 3 सेल लगते थे, तो उसमें क्या कहलाएगा, बैटरी कहलाएगा, लेकिन एक मैनर वे में, है ना। एक वायर के लिए हम क्या किए, स्ट्रेट लाइन। वायर ज्वाइंट के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से है ना। वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टेक्ट, तो उसके लिए अगर बाई सीधा करेंगे तो ज्वाइंट जैसा हो जाएगा ना, तो इसलिए इस तरह का है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के लिए ऐसे, है ना, तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टर आप जो भी बोलो। उसके बाद एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसके लिए इस तरह से फिगर बनाएंगे। अब ठीक है, उसके बाद अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टर क्या होता है ये आगे जाकर हमारे पास आएगा। एमीटर के लिए गोल घेर कर ए लिख देंगे, वोल्ट मीटर के लिए वी, है ना। इन दोनों के बारे में आप जानते हो। गैल्वेनोमीटर ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताता है ना, इसके लिए हम जी लिखेंगे। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी की जरूरत फिलहाल नहीं है। स्विच के लिए
अगर ओपन स्विच है तो कुछ इस तरह का सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे, अगर क्लोज स्विच है तो कुछ इन दोनों में से कोई भी एक हम सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए हम इस तरह का भी फिगर डिनोट कर सकते हैं या फिर इस तरह का भी फिगर हम डिनोट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या बोल रहे हैं कि एक मिनट, अब हम देखते हैं सर्किट डायग्राम। तो हम क्या देखें कि यही जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसे हम सिंबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, सिंबल के थ्रू अगर डायग्राम पे अगर हम उकेर देते हैं तो यही क्या कहलाएगा, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम ये हो गया। अब ये सर्किट डायग्राम, ये सिंपल सा सर्किट डायग्राम है जिसमें क्या है भाई, तो ये हमारा क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक सेल हो गया, है ना। ये क्या हुआ, हमारा स्विच हो गया। ठीक है, ये जो लाइनें हैं ये वायर है, ये जो हमारा है बल्ब है, चूंकि स्विच ऑन है डेट मीन्स क्लोज स्विच है, ये देखिए टच है तो इसलिए जल रहा है, बल्ब जल रहा है, जलने का सिंबल भी है। हाँ, अगर स्विच ओपन रहता तो ये बल्ब नहीं जलता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन तो पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की ओर देना है। हाँ, भले ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो हो रहा होगा, फिर से हम बोलते हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ देना है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें देना है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। यहाँ पे एक और हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है जिसमें क्या क्या है भाई, तो ये हमारा सेल हो गया, है ना, स्विच है, ये वायर हमारा है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ये एमीटर है, जाहिर सी बात है सीरीज में रहेगा, ये रेजिस्टेंस है ना, और ये हमारा वोल्ट मीटर है ना। अब रेजिस्टेंस बार बार नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, वैसा इक्विपमेंट जो कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी, मतलब ठीक है ना, तो सॉरी रेफ्रिजरेटर फ्रिज तो एक नहीं है, टीवी हो गया, एयर कंडीशन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, सारे के सारे रेजिस्टेंस में हम ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिलहाल के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है ओम्स लॉ। ठीक है, हमें देखना है ओम्स लॉ के बारे में। चूँकि ये वीडियो आज लंबा हो गया है तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का। आगे की जानकारी हम लोग सेकेंड वीडियो से लेंगे। सेकेंड वीडियो में हम लोग ये जूम करते हैं कि शायद ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल को, अगर आप सब्सक्राइब करते हो, अगर आपको लगता है कि आपका काम का चैनल है तो सब्सक्राइब करो ताकि इस वीडियो का पार्ट 2 भी है तो आपको मिल जाए, या फिर अगर हो सकता है कि आप जब तक ये वीडियो आप देख रहे हो तब तक ये अपलोड भी हो चुका होगा और आप प्लेलिस्ट में जाकर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ज़्यादा जानकारी के लिए और भी कोई क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, या फिर हमसे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हो, बातें कर सकते हो, है ना। और टेलीग्राम पे अगर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको ये जो लेक्चर है इसकी PDF आपको मिल जाएगी बहुत ही ईजी वे में, और जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो जाना है टेलीग्राम पे, बस इस प्रकाश क्लासेस को आपको सर्च करना है और आपको ये चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो और भी दूसरे कोई टॉपिक के बारे में अगर आपको लेक्चर चाहिए तो कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स्ट्रा क्वेरी के लिए आपको कोई जानकारी चाहिए तो बने रहिए हमारे साथ। कोई भी टॉपिक के लिए हम और हमारी टीम, इस प्रकाश क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ मतलब आपके लिए रेडी है। तो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे वेल।